नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। लेक्चर 7 है आज। और पिछले लेक्चर्स में हमने कूलाम बल पढ़ के और उसके बाद हमने पढ़ा था कूलाम बल का सदिश निरूपण। और आज हम पढ़ रहे हैं बहुल आवेशों के निकाय के लिए कूलाम बल और अध्यारोपण सिद्धांत। कूलाम बल के लिए हमने सदिश निरूपण कर लिया था, हम जानते हैं उसे सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है। और कूलाम बल की जो विशेषताएं हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये भी देखा था कि ये दो आवेशों के बीच में एक विशिष्ट अंतःक्रिया है जिसका आसपास के आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो इस प्रकार से शो कर सकते हैं। मान लीजिए एक आवेश Q0 है और उस पर एक आवेश Q1 बल लगाता है। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई अन्य आवेश नहीं है। Q0 पर Q1 और Q1 पर Q0 बल लगाते हैं। इस बल का परिमाण जो होता है वो आप लिखते हैं कि Q0 Q1 अपॉन R01। जी हाँ, हम ये जो बल देख रहे हैं वो 0 पर देख रहे हैं, इसीलिए इसको लिख सकते हैं F01 बल 0 पर 1 के द्वारा। और स्थिति को लिख सकते हैं R0 की किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। तो ये जो दूरी है, ये जो स्थिति सदिश हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि परिमाण आपको पता है इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है। अच्छी बात है। अब आप देख रहे हैं कि ये दो आवेशों का आपसी मामला है, इसमें बाहर के किसी व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। व्यक्ति मेरा मतलब यहाँ पर आवेश है। अगर मान लीजिए ये बहुल आवेश निकाय हो, बहुल आवेश मतलब बहुत सारे आवेश, दो आवेशों से निकल के आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी ले सकते हैं। अब यहाँ Q2 रख दिया, मान लीजिए यहाँ Q3 रख दिया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इन दोनों का तो आपसी मामला है, ये इस पर किसी बाहर वाले का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके होने का फिर फर्क पड़ेगा क्या? सही है। तो आप बोलेंगे कि Q2 भी Q0 पर बल लगाएगा और Q3 भी Q0 पर बल लगाएगा। अगर मान लीजिए हम ये मान के चलें कि सारे ही एक ही प्रकार के आवेश हैं, तो इनके जो बल होंगे वो किस प्रकार से दिखाए जाएंगे? हम उन बल को शो कर सकते हैं। देखिए आप, Q2 Q0 को प्रतिकर्षित करेगा उसी रेखा के अनुदिश जिसको हम Q0 और Q2 इससे जोड़ते हैं, और Q3 भी इसको प्रतिकर्षित करेगा बल इस प्रकार से। और Q1 तो Q0 पर लगा ही रहा था बल। देखिए ये जो बल है यह 0 पर 3 लगाता है, तो इसको लिखेंगे बल F03। ऐसे ही ये बल 01 लगाता है, तो इसे हम लिख पाएंगे इस प्रकार से। और Q0 पे Q2 जो बल लगा रहा है उसको हम लिखेंगे F02 सदिश। सही है। अब इन तीनों का जो शामिल में जो संयुक्त एक प्रभाव होगा उसे हम ज्ञात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बल बहुल आवेशों के लिए हम कूलाम्य बल ज्ञात कर सकें। तो कूलाम्य बल हम किस पे ज्ञात कर रहे हैं? Q0 पे ज्ञात कर रहे हैं। हमारे पास बहुल आवेशों के लिए भी हमने कितने आवेश का निकाय लिया है? 4 आवेशों का निकाय लिया है हमने। 4 कौन कौन है? Q0 Q1 Q2 Q3। इनके जो बल है हम दिखा रखे हैं हमने। अब अध्यारोपण, ये जो शब्द बना है अधि और आरोपण की संधि से बना है। सही है। आरोपण का मतलब होता है गिरना, गिर रही है कोई चीज़, और अधि का मतलब होता है एक के ऊपर एक गिरना। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फर्क पड़ेगा वो क्या पड़ेगा कि Q0 पे जो कुल बल है वो बदल जाएगा। Q0 पर जो नेट बल लग रहा है वो बदल जाएगा। पहले सिर्फ Q1 के कारण था, तो मान उसका था KQ0 Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर। लेकिन अब इस प्रकार से नहीं रहेगी स्थिति। F0 पर सिर्फ एक ही बल नहीं लगेगा, F0 पर जो कुल बल लगेगा वो 3 आवेशों के कारण लगेगा, F01, F02 और F03। ये बल जो 0 पर 1 लगाता है, ये बल जो 0 पर 2 लगाता है, और ये बल जो 0 पर 3 लगाता है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है, हम इन तीनों जो विशिष्ट बल हैं 3 पेयर्स के लिए उनका सदिश योग लेंगे, और वो जो हमारे पास कुल बल आएगा वो Q0 पर लगने वाला कुल बल होगा। ये जो प्रक्रिया है जिसमें हमने कहा कि प्रत्येक 2 बल के पेयर के लिए जो बल लग रहा है कूलाम्य बल, वो अन्य आवेश की उपस्थिति से परिवर्तित नहीं होता है। तो हम कुल बल कैसे निकालेंगे? भी आवेश है निकाय में, उन सभी आवेशों के द्वारा जिस पर हमें कुल बल निकालना है
उस पर लगने वाले सभी कूलामीय बल, सभी उनका सदिश योग जो होगा वो हम कुल बल के तौर पे जानेंगे। तो अध्यारोपण सिद्धांत में हम यही कहते हैं कि एक बहुल आवेश निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले विशिष्ट बलों का सदिश योग होता है। सही है। चलिए, तो हम कितना होगा इसके लिए भी सूत्र निकाल ही लेते हैं। क्योंकि इस बहुल आवेश निकाय में मैंने 4 आवेश लिए हैं, जिनमें से हम Q0 पर कुल बल देखना चाहते हैं जो किन के कारण लग रहे हैं, इन 3 आवेशों के कारण लग रहे हैं। हमने बताया है कि F0 माना है हमने, इस पर कुल बल रहेगा, और Q1, Q2, Q3 जो क्रमशः इस पर कूलामीय बल लगा रहे हैं वो कितने हैं, F01 सदिश, F02 सदिश, F03 सदिश। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, बल 0 पर 1 के कारण, बल 0 पर 2 के कारण, बल 0 पर 3 के कारण, जिनकी यानी Q1, Q2, Q3 की जो स्थिति यहाँ है ना, उनके सापेक्ष जब हम Q0 को देखते हैं तो Q0 की स्थिति कितनी होती है, R01 सदिश, R02 सदिश और R03 सदिश। अब अगर हम यहाँ पर F01 का वैल्यू लिखें तो F01 सदिश कितना मान रखेगा कि Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर, क्योंकि सदिश रूप में लिखा है इसलिए सदिश निरूपण का उपयोग करेंगे, इकाई सदिश लेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 इक्वेशन। F02 सदिश कितना होगा, सिमिलरली लिख सकते हैं आप Q0 Q2 R02 स्क्वायर, और साथ में इकाई सदिश किसका लगेगा, चूँकि आप बल की बात करें F02 की तो उसी की दिशा का स्थिति सदिश आपको इकाई रूप में लेना पड़ेगा। फिर आप आगे देखेंगे F03 सदिश, और इसको भी आप कैसे लिखेंगे कि Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर, R03 इकाई सदिश, इस प्रकार से लिखेंगे। अब अगर हमने कहा कि भाई हम जो कुल बल है अध्यारोपण सिद्धांत से जो होगा वो सभी विशिष्ट जो आप बल लगा रहे हैं उन सभी का सदिश योग होगा, तो हम क्या करना चाहिए, हमें इस इक्वेशन में वैल्यू रख देनी चाहिए। अच्छी बात है, तो हम वैल्यू रखते हैं, ज़रा पहले बोलेंगे, क्योंकि कुल बल F0 सदिश कितना है, F01 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस F03 सदिश। आइए अब हम इसमें मान रख देते हैं। तो मान रखिए हमने, बोलेंगे F0 सदिश जो है वो के Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस के Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस के Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 का कैप। इस तरह से रख सकते हैं। K कॉमन है, हम K बाहर निकाल सकते हैं, और Q0 कॉमन है, Q0 बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए हम इसको 1/4πε0 लिख रहे हैं। माना है हमने सारा जो सिस्टम है वो कहाँ रखा है, निर्वात में रखा है। Q0 भी बाहर आ गए हैं क्योंकि सारे पदों में कॉमन है। अब बची हुई चीज़ लिख लेते हैं। बचता क्या है, देखिएगा, 1/R01 स्क्वायर, ऊपर क्या है Q1 और साथ में क्या है R01 कैप। इसी प्रकार से दूसरे पद में जो बचता है Q2 अपॉन R02 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R02 कैप प्लस Q3 अपॉन R03 स्क्वायर साथ में R03 कैप। ये आपने पद अंदर बचा दिए हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 3 पद हैं, लेकिन ऐसे 10 आवेश के निकाय के लिए भी आप ले सकते हैं, 20 के लिए भी ले सकते हैं। तो हमें एक जनरल सूत्र चाहिए, एक व्यापक सूत्र चाहिए जो हर संख्या वाले आवेश निकाय पर लग जाए। तो ऐसे में हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी सूत्र हमें मिला है उसको हम जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज व्यापक तौर पे लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1/4πε0 तो बाहर है ही सही, Q0 भी कॉमन है क्योंकि ये 3 पद आपस में योग की क्रिया से विभाजित हैं, मतलब इनके बीच में आप योग कर रहे हैं। और हम जो फिज़िक्स में, मैथ्स में हम जो योग के लिए ऑपरेटर लिखते हैं उसको लिखते हैं समेशन सिग्मा। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 भी यहाँ पर सभी के लिए फिक्स है, तो हमें यहाँ पर 2 चर नहीं चाहिए। देख, हमें 2 संख्या रही हैं लेकिन हमारा एक संख्या से काम चल रहा है क्योंकि ये जो संख्या है 0 ये हर पद में एक जैसी है। तो हम एक चर के लिए सिग्मा लगा रहे हैं QI अपॉन R0I का स्क्वायर R0I कैप।
ये I जो है फिलहाल इस पद के लिए 1 से लेकर 3 तक इसका वैल्यू बदलता है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास तो भाई 3 नहीं n आवेश हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको व्यापक रूप से लिखेंगे। व्यापक रूप से लिखने के लिए F0 सदिश कुल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो आप बाहर ले ही रहे थे। Q0 भी सब में कॉमन है इसलिए बाहर आ गया है। अगर आपके पास कितने पद हैं, आपके पास n आवेश हैं, तो n आवेश के लिए आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। n आवेशों के कारण हमारे पास n पद बनेंगे और n पद में आप इसको लिख पाएंगे QI अपॉन R0I का स्क्वायर और साथ में R0I का कैप। ये आपके पास एक जनरल सूत्र बनता है। ऊपर सिद्धांत के आधार पर आप इसमें जितने भी आवेश आप चाहें उतने आवेशों के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो पद है उसमें हम किसी आवेश Q0 पर n आवेशों के कारण बल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। प्रश्न है, ये हमारे पाठ्य पुस्तक में एग्जाम्पल है। 4 समान आवेश Q मात्रा के हमने एक A भुजा वाले वर्ग के शीर्षों पर रखे हैं। आपको पता है कि वर्ग की 4 शीर्षें होती हैं, 4 आवेश हैं हमारे पास जिन सभी का मान Q है और इनको हमने शीर्षों पर रख दिया है। प्रश्न हमसे कहता है प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कुल बल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास हम एक वर्ग ले रहे हैं। इस वर्ग की ये 4 शीर्ष हैं और चारों शीर्षों पर Q आवेश रखा गया है। दिख रहा है हमको, समान है, मतलब प्रकृति भी समान है, मान भी फिलहाल समान है। ठीक है ना। ये आपके पास इनकी भुजा आपने बना दी। सभी की भुजा कितनी है, A है, सही है। चलिए, वर्ग है तो चारों भुजाएं समान होनी ही थी। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर अगर हम इस आवेश के लिए देखें तो इसके सापेक्ष इन तीनों की जो स्थिति है वही इस आवेश के लिए इन तीनों की स्थिति है और वही इसके लिए भी इसी प्रकार से इसको 3 आवेश दिखाई पड़ते हैं। अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं कि विकर्ण जो है, ये जो आपके वर्ग की विकर्ण है, दोनों कितनी होती है विकर्ण, A√2। कैसे मिलती है हमें, सिंपल पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छी बात है, ये A√2 हमारी विकर्ण है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इस आवेश के लिए देखूं तो मुझे एक आवेश Q A दूरी पर, इधर लंबवत एक और Q आवेश A दूरी पर और विकर्ण की दिशा में A√2 दूरी पर हमें एक अन्य आवेश Q मिलता है। सभी आवेशों के लिए सिमिलर प्रकार की स्थिति है, इसीलिए हम कहेंगे कि हम किसी भी एक, अगर मैं इसे A कह दूं, B कह दूं, C कह दूं, D कह दूं, हम किसी भी एक आवेश के लिए यदि बल निकाल लें तो वही बल सभी आवेशों पर लगेगा। अच्छी बात है। ठीक है, हमारे पास यहाँ थोड़ी स्पेस है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर हम C पर स्थित आवेश पर अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल बल ज्ञात करना चाहते हैं तो A वाले के कारण जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लगेगा, क्योंकि सभी समान प्रकृति के आवेश हैं। धक्के वाला बल है, दूर जाने वाला बल है। A जो है C वाले बल को धक्का मार रहा है, तो ये हो गया आपका बल FCA, वह बल जो C पर A के कारण लगता है। अच्छी बात है। अब B वाला जो है वो जब C पर बल लगाएगा तो धक्का मारेगा उसी रेखा के अनुदिश जो इनको जोड़ रही है। ये हो गया बल FCB सदिश। अच्छी बात है। D जो C पर लगाएगा उसकी दिशा भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से उसी रेखा के अनुदिश होगी जो इन दोनों को जोड़ रही है। इसका नाम हम रखेंगे FCD सदिश। अध्यारोपण के सिद्धांत से हमें पता है कि जो FC पर कुल बल है वह इन तीनों के सदिश योग के कारण होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें, तो ध्यान दें, FCD और FCB इनके जो मान हैं, FCD बराबर, देखिएगा ये C ये D, दूरी कितनी है A, KQ अपॉन A स्क्वायर। ये मान किसके बराबर है, FCB। ये जो बल लगा रहा है उसका परिमाण भी बराबर है, कितना है, KQ अपॉन A स्क्वायर। ये दोनों सदिशों के परिमाण एकदम बराबर है। सही है। अब FCD
और एफ सी बी का यदि हम पहले सदिश योग निकाल लें, क्यों निकाल लें, ध्यान देंगे, तो इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मैं सी की स्थिति अलग से बना रही हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे अगर मान लीजिए सी है, ये बल जो था वह एफ सी डी है और ये जो बल है वह एफ सी बी है। क्योंकि एफ सी डी और एफ सी बी दोनों के मान बराबर हैं और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर स्थित है, इसलिए इन दोनों का जो सदिश योग होगा, हम अपने 11th की इन्फॉर्मेशन से जानते हैं कि जो दो बराबर सदिश होते हैं उनका जो सदिश योग आता है वो उनके बिल्कुल बीच का जो कोण है जो उनको विभाजित करता है उसी दिशा के अनुदिश आता है। अच्छी बात है। तो अगर मैं कह दूं कि इन दोनों का जो योग है सदिश योग, मैं उसको एफ सी डैश कहूँगी, ठीक है। तो इस दिशा में और कौन है, इस दिशा में एफ सी ए बल और है। देखिए ये 45 डिग्री कोण पे ही आ रहा है, तो मेरे पास इन दोनों का सदिश योग तो हो गया एफ सी डैश। ऑलरेडी यहाँ पर इस दिशा में है एफ सी ए सदिश। इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे बाद में तो हमें कुल बल मिल जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं आप एफ सी डी और एफ सी बी, ये एफ सी डी और एफ सी बी इन दोनों का सदिश योग कितना है, एफ सी डैश हमने मान लिया, तो बचा कितना, एफ सी ए सदिश बच रहा है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, एफ सी। तो हम यही करेंगे, हम पहले एफ सी डैश निकालेंगे। एफ सी डैश कैसा होगा, एफ सी डैश विल बी इक्वल टू एफ सी डी प्लस एफ सी बी। अच्छी बात है। दो सदिशों को योग करने का हमने बचपन में तरीका सीखा था, क्लास 11 में हमारी बचपन थी ना, अब तो बड़े हो गए हैं। तो बचपन में हमने सीखा था कि जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, जहाँ पर p और q सदिश हैं और इनके बीच का कोण थीटा है, अगर आप इनका अंडर रूट लेते हैं तो r रिजल्टेंट आपको मिलता है। अंडर रूट नहीं लेने का मन है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये इक्वेशन है दो सदिशों के योग की, सदिश योग के परिमाण की, ठीक है। अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पहले एफ सी डैश निकाल रहे हैं। एफ सी डैश विल बी इक्वल टू, क्योंकि एफ सी डी और एफ सी बी, सॉरी इसे इक्वेशन हम 2 लिखेंगे। इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का फिर से होल स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख दिया हमने, एक सदिश का मान भी ये, दूसरे का भी ये, और फिर 2 इंटू, क्योंकि आपके पी और क्यू दोनों अलग अलग आएंगे, वापस यहाँ पे बनेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस बनेगा 90 डिग्री। अब हाउ मच इज कॉस 90? कॉस 90 इज इक्वल टू 0। सिंस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, इसीलिए जो आपका जो यहाँ पर एफ सी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है रिजल्टेंट शुड बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दैट इज 1 वेक्टर स्क्वायर 2 वेक्टर स्क्वायर, दोनों के लिए 2 इंटू एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गए हैं। कॉस थीटा 90 डिग्री हमने इसलिए लिया है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों फोर्स जो हैं आपस में लंबवत हैं। अच्छी बात है। एफ सी डैश का स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हैं तीसरा जो पद है कॉस 90 होने के कारण 0 हो जाएगा, हमारे पास दो पद बचेंगे, कितने, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप अंडर रूट लें दोनों साइड्स का तो एफ सी डैश का परिमाण आपको मिलेगा √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लेके चल रहे हैं। अब देखिए हम एफ सी डी का और मान निकाल लेते हैं, सॉरी एफ सी ए का और मान निकाल लेते हैं। एफ सी ए का परिमाण कितना होगा, के क्यू तो सेम है, डिस्टेंस डिफरेंस है, तो a √2 का होल स्क्वायर होगा। अच्छी बात है। ये आपके पास हो जाएगा के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 है। एफ सी ए का मान इस प्रकार से रखेंगे। अब इस इक्वेशन में हम एफ सी डैश निकाल ले, फिर हमने कहा था कि हम यहाँ पर नया जो कुल बल निकालेंगे एफ सी डैश और एफ सी ए के पदों में, तो उसमें हम मान रख देते हैं। हम बोलेंगे एफ सी जो नेट बल आएगा वह एफ सी डैश जो कि यहाँ पर दिया गया है √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एफ सी ए जो यहाँ पर हमने निकाल लिया है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ऐसे दिया जाएगा।
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, इसे बाहर ले लें और अंदर बचा √2 + 1/2। ये यहाँ पर वो मैग्नीट्यूड है जो सी पर लग रहे फोर्स का मैग्नीट्यूड है। इसे निकालने के लिए हमने अध्यारोपण प्रमेय का इस्तेमाल किया। हमने कहा कि जितना इस पर लगेगा उतना ही अन्य बलों पर भी, अगर आप देखेंगे तो अन्य आवेशों पर भी इतना ही बल लगने वाला है, क्योंकि वर्ग जो है वह एक सिमेट्रिक ज्योमेट्रिक आकार है, इसकी सममिति है। तो जितना इस पर उतना ही इस पर, जितना इस पर उतना इस पर। कब? जबकि हमें दिए हुए हैं कि सभी बराबर आवेश हैं। अच्छी बात है। यहाँ पर हमने कहा क्यू, हम सी वाले को, हमारे पास थोड़ी स्पेस यहाँ पर है, किसी भी के लिए सॉल्व कर सकते थे। सी के लिए हमने कहा 3 बल है, बी जो लगा रहा है सी पर वो ये दिशा है, ए जो लगा रहा है क्यू पर वो ये दिशा है, और डी जो लगा रहा है सी पर वो ये दिशा है। हमने कहा कि भाई ये दोनों आप देखिए एफ सी डी और एफ सी बी तो बराबर हैं, क्योंकि दूरी भी बराबर है इनकी, और इसीलिए हमने इनका मैग्नीट्यूड पहले निकाल दिया। फिर हमने बताया चूंकि दोनों 90 डिग्री पर हैं, दोनों बराबर हैं, इसीलिए जो इनका परिणामी जो सदिश आएगा एफ सी डैश, जिसको हमने कह दिया, वो उसी दिशा में आएगा जिसमें हमारा तीसरा बल एफ सी ए बच रहा है। हमने ये मानते हुए एफ सी डैश को पहले कैलकुलेट किया। एफ सी डैश की कैलकुलेशन के लिए हमने अपना 11th क्लास का इन्फॉर्मेशन, बचपन का इन्फॉर्मेशन याद किया। जब छोटे बच्चे थे हमें बताया था कि 2 सदिश होंगे, दोनों के बीच में कोण थीटा होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं परिमाण निकालने के लिए। तो परिमाण निकाल लिया हमने। एफ सी डैश का परिमाण हमें मिला cos 90 के लिए तीसरा पद 0, 2 स्क्वायर्स वाले पद मिले, दोनों को हमने रख दिया और अंडर रूट लेकर के वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 3 में। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो एफ सी ए है, एफ सी ए का मान कितना है, तो एफ सी ए का मान भी हमने लिख दिया हमारे पास कूलम्ब फोर्स से, के क्यू अपॉन विकर्ण का स्क्वायर, ये हमने वैल्यू लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर आ गई हमारी 4। जब हमने पहले ही बता दिया था कि हम जो फाइनल बल होगा वो एफ सी डैश और एफ सी ए के पदों में निकाल देंगे, हमने इस प्रकार से इनको जोड़ दिया। जोड़ करके परिणाम तो हमने निकाल दिया, और अगर हम दिशा बताना चाहते हैं तो हम बोलेंगे ए सी की दिशा में बाहर की ओर यह परिणामी बल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था अध्यारोपण सिद्धांत और उसके लिए एक एग्जाम्पल। अगली क्लास में भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।